हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम कैनोनाइजेशन को पढ़ेंगे अच्छे से और इसकी सारी एनालिसिस समरी ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने जो आपका स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी पोएट के बारे में लिखनी है। फॉर एग्जांपल, ईट्स को मिथ मेकर कहा जाता है। ऐसे ही डन को कहा जाता है? डन को ट्रांजिशनल पोएट कहा जाता है, जो कि सेंशुअल भी है, डिवाइन भी है, कंस्ट्रेंट भी हैं और फ्री भी हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। डन कैन बी व्यूड एज अ ट्रांजिशनल पोएट, बोथ सेंसुअल एंड डिवाइन, कंस्ट्रेंट एंड फ्री। यहाँ से अगर आप बिगनिंग करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। आगे जो है आपको क्या लिखना है जॉन पोएट के बारे में। तो जॉन डन काफ़ी यूनिक पोएट थे। ही इज़ मोस्ट यूनिक एंड अडेप्टेबल मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, जब हम हिस्ट्री वगैरह की बात करेंगे या मेटाफिजिक्स की बात करेंगे उस वक्त देखेंगे। हल्का फुल्का समझ लेते हैं। जब मेटाफिजिक्स में जो है दो अनरिलेटेड चीज़ों को रिलेट करके पॉइंट आउट किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस बनाए जाते हैं। तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है डिफरेंट, बहुत ही अलग तरीके से रिलेशंस बनाते थे, चीज़ों को बहुत ही अलग कंपैरिजंस करते थे। कंसीट वगैरह का इन्होंने यूज़ किया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं ये कंसीट के यूसेज के लिए। तो कैनोनाइजेशन में भी इन्होंने कंसीट का यूसेज किया हुआ है और इसी वजह से इनकी पोइट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, काफ़ी जो है डिफरेंट बन जाती है। उन्होंने बहुत अबंडेंट रिसोर्सफुल फॉर्म्स यूज़ किए हैं सटायरिकल रिप्रेजेंटेशंस के। और उनके वक्त में ये जब जिस काल के ये हैं उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरह का माहौल था, काफ़ी कंजर्वेटिव माहौल था। उस वक्त जो है सटायर नहीं किए जाते थे। पोइट्री ज़्यादातर आपकी जो है गॉड रिलेटेड पोइट्री होती थी। ऐसे में इनकी जो सेंशुअल पोइट्री है वो अपने आप में ब्लास्फेमस सी थी और उन्होंने जो है एक टाइमलेस पोइट्री क्रिएट की है जिसको उस वक्त के लोग भी सुनते हैं और आज के लोग भी सुनते हैं और एडमायर करते हैं। उनके सटायर और मेटाफिजिकल कंसीट काफ़ी नेचुरल हैं। जैसे एक ट्री नेचुरल होती है वैसे ही इनके कंसीट और आपके इनके सटायर्स काफ़ी नेचुरल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ सटायर का। हु इज़ ड्राउन्ड बाई माई लव, कौन मेरे जो है प्यार से डूब गया है। ठीक है, तो ये आपका ये हु इज़ ड्राउन्ड बाई टीयर्स वाले में कहा गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है सटायर का, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा व्यंग मारा है और इस तरीके से मारा है कि दो अनकम्पेरेबल चीज़ों को कंपेयर किया हुआ है। उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री जो क्रिएट की है काफ़ी यूनिक है और इस तरह की पोइट्री है जिसमें फ़िलोसफिकल आउटलुक है, बट साथ साथ उसकी इम्प्लीकेशंस ऐसी हैं कि पेडागॉगिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती है, मतलब कोई लेसन दे रहे हैं किसी को। इंटेलेक्चुअल चीज़ें भी हैं, इमोशनल चीज़ें भी हैं उनकी पोइट्री में और वो बहुत स्किलफुल थे। उन्होंने जो है मेटाफिजिकल कंसीट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और प्रोग्रेस किया है। उस वक्त के जो एक कंटेम्प्रेरी पोएट की सोसाइटी थी उसको ब्रेक करके, ट्रेडिशन को ब्रेक करके अपने फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक में इन्होंने पोइट्री लिखी है। समरी क्या है इस पोएम की? पोइट कहते हैं मतलब एक कंप्लेन वाली टोन में ये पोएम लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप पोएम को शुरू करेंगे तो ये कहते हैं फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग। मतलब पहली लाइन से ही इन्होंने जो है कंप्लेनर को ये कहा है कि वो उनको अकेला छोड़ दे। उसके बाद इन्होंने कंप्लेनर को ये कहा है कि वो अपनी अटेंशन कहीं और लगाए क्योंकि उनके प्यार से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने और अपने लवर की बात की है और ये कहा है कि हम साथ साथ जो है अगर हम अपना कुछ बिगाड़ते हैं तो हम अपना बिगाड़ रहे हैं, अगर हम जल रहे हैं तो हम खुद अपने आप को कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो बोलते हैं वी आर टेपर्स। तो टेपर्स मतलब कैंडल्स होता है। तो उन्होंने ये जो भी उनकी पोइट्री थी, इस पोइट्री में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो और उनके लवर अपने चांसेस को देख रहे हैं एक साथ और वो यूनिफाई होते हैं अपने प्यार में। ये उनका जो लव है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जो आगे दुनिया में दिया जाएगा और इमॉर्टलाइज हो जाएगा, कैनोनाइज हो जाएगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा। आगे आने वाले लवर्स इनके प्यार की दुहाई देंगे। ये चीज़ इन्होंने कही है। एनालिसिस करते हैं अब इस पोएम की। तो कैनोनाइजेशन जो है 5 स्टैंजा का आर्ग्यूमेंट है
एक तरह से आर्ग्यू किया है इन्होंने, अपने लव को जो है सुपीरियर दिखाया है। तो कैनोनाइजेशन इज अ 5 स्टैंजा आर्ग्यूमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्योरिटी एंड पावर ऑफ हिज लव फॉर हिज लवर। तो यहाँ पे इस पूरे आर्ग्यूमेंट में डन ने ये प्रूव किया है कि उनका जो प्यार है वो काफ़ी प्योर है और उनका जो प्यार है उससे किसी का हार्म नहीं होता है। इसीलिए उनके प्यार पर किसी को भी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, उनके प्यार से किसी और को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनका ये हर पैराग्राफ जो इस पोएम में है लव वर्ड से शुरू होता है। चौथी और 8वीं लाइन जो अगर आप इस पोएम की देखेंगे तो उस लाइन के सभी स्टैंजा जो है OVE से एंड होते हैं। तो अगर इसकी स्कीम देखें तो स्कीम आपकी ABB ACCC AA वाली स्कीम जो है फॉर्म होती है और इससे पोएम जो है पूरी यूनिफाई हो जाती है एक सेंट्रल थीम में, और थीम है प्यार की। अब टाइटल जो है रीडर को ये एक्सपेक्ट कराता है, कैनोनाइजेशन है तो कैनोनाइजेशन का मतलब अगर हम क्रिश्चियन उसमें देखें, फिलॉसफी पे देखें तो कोई सेंट बनने से पहले कैनोनाइज किया जाता है। तो कैनोनाइजेशन काफ़ी एक होली सा टाइटल है और सबको लगता है कि सेंट या सेक्रेड प्रैक्टिसेस से कुछ रिलेटेड इन्होंने लिखा होगा। पर पहली लाइन जो बिगिन होती है जिसको इस तरह से लिखा गया जैसे कोई स्टेज पे एक्टर कुछ बोलता है, तो वैसे ही ये लाइन लिखी गई है, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग। तो ये लाइन पढ़ते ही ऑलमोस्ट ऐसा लगता है ब्लास्फेमी हो। ब्लास्फेमी मतलब हम धर्म को की निंदा कर रहे हो, एकदम धर्म के अगेंस्ट चले जाएं, उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। तो कैनोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पहली लाइन जब शुरू होती है काफ़ी शॉकिंग लाइन है और ये बहुत बड़ा जो है कंसीट है। यहाँ पे अगर इसको हम कैनोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफ़ी ब्लास्फेमस ये लाइन लगती है और इसीलिए उस वक्त के लोग काफ़ी शॉक भी हुए थे इनकी पोइट्री पढ़ के। पोएम ख़त्म होते वक्त जैसे हम एंड तक पहुँचेंगे पोएम के तो हमें ये समझ आ जाता है कि कैनोनाइजेशन से यहाँ इनका मतलब सेंटहुड से नहीं है, इनका मतलब है कि वो इस तरह से प्यार करेंगे कि उनका प्यार अमर हो जाए। और ये जो है कैनन ऑफ ट्रू लव, कैनन यहाँ पे बुक होती है ना, होली बुक, तो ये जो है प्यार की जो कभी होली बुक लिखी जाएगी तो उस बुक में इनका जो प्यार है उसका नाम दर्ज किया जाएगा। ये इस तरह से कैनोनाइजेशन को मीन करते हैं। उसके साथ साथ पोएट का कहना है कि उनका जो प्यार है वो एक बेंचमार्क की तरह सर्व करेगा, स्टैंडर्ड की तरह सर्व करेगा, जिससे कि फ्यूचर लवर्स अपने प्यार को इनके प्यार से कंपेयर करके देख सकें कि वो कितना प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका प्यार जो है मैक्सिमम पॉइंट हो गया, तो इनका क्या कहना है कि हम जो है एकदम प्यार की हद तक प्यार करते हैं, हमारा जो प्यार है वो बाकी आने वाले लवर्स के लिए एक टेम्पलेट, एक एग्जाम्पल का काम करेगा। आने वाले लवर्स अपने प्यार को हमसे जज करके देखेंगे और हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है इस पोएम का पूरा जिस्ट है। अब स्टैंजा वाइज समरी देख लेते हैं। पहली जो लाइन है वो बिगिन होती है और बिगिन होते ही स्पीकर जो है मतलब पोएट एड्रेसी को डांटते हुए कहते हैं कि चुपचाप रहिए और मुझे प्यार करने दीजिए। फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर जो भी एड्रेसी है उसको बहुत बुराई करने की आदत है या क्रिटिसाइज़ करने की आदत है, कंप्लेन करने की आदत है, तो कंप्लेन करने के लिए वो बाकी कमियों के लिए उनकी जो है कंप्लेन कर सकता है, क्रिटिसिज्म कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी शॉर्टकमिंग है कि उनको जो है पॉल्सी डिजीज़ होती है, गाउट मतलब ये भी पेट आगे निकला हुआ हो, ये उनकी जो बाकी शॉर्टकमिंग्स हैं जैसे पॉल्सी हो गई, गाउट हो गई। फिर 5 उनके जो सर में बाल हैं वो ग्रे हैं, तो इनके बारे में जो है वो क्रिटिसिज्म कर सकता है। ये जो है क्रिटिसाइज़ करने योग्य चीज़ें हैं जिनका वो राइटफुली क्रिटिसिज्म कर सकता है। पोएट आगे कहता है क्रिटिक से कि अगर उसके पास और कोई बेहतर काम नहीं है तो वो जो है अपने दिमाग को इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगा सकता है या फिर अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर सकता है या फिर अपनी पोजीशन इम्प्रूव कर सकता है या फिर जो है नोबल्स वगैरह को कॉपी कर सकता है। यहाँ पे ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे हों कहना कि वो किंग को ऑब्जर्व करे या नोबल्स को ऑब्जर्व करे, जो भी उनका क्रिटिक है नोबल्स को देखे या किंग को देखे और सोचे कि उसको क्या करना है और जो चाहे वो करे, उससे पोएट को कोई मतलब नहीं है एज लॉन्ग एज वो इनको प्यार करने दे। तो ये जो है आपका पहले वाले स्टैंजा में ये कहा गया है कि
पोएट जो है का कहना है कि जो भी उनका क्रिटिक है वो इनके काम से काम, वो अपने काम से काम मतलब रखे, इनको जो है प्यार करने दे, क्योंकि इनके प्यार, अगर इसको क्रिटिसाइज़ करना ही है तो उनके जो है बाल सफ़ेद हो रहे हैं उस पर क्रिटिसिज्म कर सकता है, उनके पैसे ख़त्म हो गए, रूइंड फॉर्च्यून फ्लाउट, यहाँ पे इसका मतलब है कि पैसे ख़त्म हो गए, तो पैसे कम हैं उनके पास, वेल्थ की कमी है, इस पर क्रिटिसाइज़ कर सकता है उनको। या फिर उनको जो उनकी बॉडी में फिजिकल डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि उनको पालसी है, गाउट है, इस पर उनको क्रिटिसाइज़ कर सकता है। और अगर और कोई काम नहीं है तो अपनी एनर्जीज़ को अपनी वेल्थ में को इम्प्रूव करने में खर्च कर सकता है, या फिर अपने दिमाग को इम्प्रूव करने में खर्च कर सकता है। कोई कोर्स ले सकता है, कोई एनरोल कर सकता है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन ले सकता है, या किसी हाई प्लेस पे चला जाए। गेट यू अ प्लेस का मतलब किसी अच्छे नोबल मैन की प्लेस पे चला जाए, अपने ऑनर को मतलब उनको नोबल्स को ऑब्जर्व करे, उनकी ग्रेस को ऑब्जर्व करे, उसको इम्बाइब करने की कोशिश करे, रियल किंग को ऑब्जर्व करे, या फिर स्टैम्प्ड फेस से, यहाँ से मतलब कॉइन है, कॉइन पे जो है किंग का फेस जो है छपा होता था, तो या तो वो असली किंग को जो है देखे और किंग से लर्न करने की कोशिश करे, या तो वो पैसे कमाने की कोशिश करे। जो वो चाहे वो कर सकता है। ये सारी उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से आप कुछ भी करिए, जो आपका मन हो वो करिए, बट मुझे प्यार करने दीजिए। सेकंड स्टैंजा में पोएट जो है आप लिव एंड लेट लिव वाली फिलॉसफी को अपनाते हैं, और वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि अलास अलास हु इज़ इंजर्ड बाय माई लव, मतलब कि उन्हें पता है कि उनके प्यार से किसी को इंजरी नहीं हुई है, फिर भी जो रीडर है उसको रियलाइज़ कराने के लिए वो उससे क्वेश्चन पोज करते हैं कि ये बताओ मेरे प्यार से किसको हानि हुई है। वट मर्चेंट शिप हैव माई साइज ड्राउंड, इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी जो है शिप्स थे जिनको मेरे आह भरने से जो ड्राउन हो गए, या कब मेरे इतने आंसू बहे कि फ्लडिंग आ गई, कहीं पर फ्लड आ गया और वहाँ नुकसान हुआ है, या फिर मेरी जो ठंडी सांसें मैं जो भरता हूँ उससे कौन सी स्प्रिंग नहीं आ पाई, कहाँ पे ठंड पड़ गई है, कहाँ पे स्प्रिंग में ब्लॉसम नहीं आया मेरी ठंडी सांसें भरने से, या फिर मेरे वेन्स में, मेरे बॉडी में जो हीट है उसने कौन से प्लेग की बिल को जो है इंक्रीज़ कर दिया, मतलब जो प्लेग से डेथ हो रही थी उसमें से कहाँ मेरी बॉडी में जो हीट है उससे नंबर्स इंक्रीज़ हुए। तो इनका जो है छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो इनका कहने का मतलब ये है कि उनके किसी भी एक्शन से, उनके प्यार करने के किसी भी एक्शन से किसी की रियल इंजरी नहीं हुई है, इसलिए उनका क्रिटिसिज्म, उनके प्यार को क्रिटिसाइज़ करना गलत है। फिर वो फर्दर कहते हैं सोल्जर्स फाइंड वॉर, जो युद्ध होता है, योद्धा होता है वो युद्ध को ढूंढ लेता है, मतलब जिसकी आदत होती है क्रिटिसाइज़ करने की, वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा। जैसे कि सोल्जर्स जो है युद्ध को ढूंढ लेते हैं, और लॉयर्स जो है लड़ने वाले ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं जिनको लॉयर की आवश्यकता हो। इसके आगे वो फर्दर कहते हैं कि दो शी एंड आई डू लव, हम तो प्यार करते हैं, हम तो जैसे करते हैं वैसे करेंगे, क्योंकि हमारे प्यार से किसी का कोई घाटा नहीं होता। थर्ड पैराग्राफ में वो कहते हैं कॉल अस व्हाट यू विल, आप जो चाहो वो हमें कह सकते हो, क्योंकि हमें ऐसा प्यार ने बनाया है। वी आर मेड सच बाई लव, मतलब हमें जो बनाया है, जो भी हैं हम, हमें हमारे प्यार ने ऐसा शेप किया है। आप चाहो तो उसे एक फ्लाई कह सकते हो, मुझे दूसरी फ्लाई कह सकते हो, छोटी होती है ना फ्लाइज होती हैं जो पतंगे होते हैं, तो आप चाहो तो मुझे भी पतंगा कह दो, उससे भी पतंगा कह दो। पतंगा क्या करता है, रोशनी की तरफ भागता है और जल के ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब यही है, आप चाहो तो ये कह सकते हो कि हमारा लाइफ स्पैन, हमारे प्यार का लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, उसको आप एक पतंगा कह सकते हो, मुझे दूसरा पतंगा कह सकते हो। या आप चाहो तो हमें जो है टेपर्स, मतलब कि कैंडल्स कह सकते हो। चाहे आप हमें पतंगा कहो, चाहे आप हमें टेपर्स या कैंडल्स कहो, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जला करके और तभी अपने आप को फीड करते हैं। वी बर्न बाय फीडिंग आवर सेल्स, उनका कहने का मतलब ये है, हम खुद को जला के अपने प्यार को फीड कर रहे हैं। अब आप चाहे हमें पतंगा कहो, चाहे हमें आप कैंडल्स कहो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
उसके बाद वो कहते हैं कि हमें आप ईगल कह सकते हो, और एक को ईगल और दूसरे को डव कह सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ये लेकर के गए हैं। यहाँ पे इनकी जो पोइट्री है एक हायर प्लेन पे चली गई है, जहाँ पे इन्होंने ईगल और डव की फिलॉसफी को ये लेकर आए हैं। तो ये जो रेफरेंस है ईगल और डव का, ये रेनेसां आइडिया से लिया गया है, जहाँ पे ईगल जो है स्काई में उड़ती हुई दिखाई देती थी, मतलब सबको ऊपर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके उड़ रही है। तो रेनेसां स्टेज में, रेनेसां टाइम में लोग जो है ईगल के मोटिव को यूज़ करके एक एसेंडेंसी दिखाते थे हायर प्लेन की। तो ईगल की यहाँ पे जो मोटिव यूज़ किया गया है वो हायर प्लेन की तरफ एसेंडेंसी दिखाता है। वो ये दिखाता है कि उनका प्यार एक हायर प्लेन पर है। इसी तरह से वो डव की अगर बात करें तो अगेन डव को भी जो है ये कहा गया है कि डव जो है स्काई को ट्रांसेंड करके हेवन तक पहुंच सकती है। तो डव और ईगल दोनों के ये मोटिव डिनोट करते हैं कि उनका प्यार स्काई से ऊपर का है, उनका प्यार हायर प्लेन का है, जो आसानी से किसी को समझ में नहीं आएगा। फिर उसके तुरंत बाद उन्होंने जो इमेज है डव और ईगल से शिफ्ट करके फिनिक्स वाली इमेज की तरफ वो आ जाते हैं। तो फिनिक्स एक डेथ बाय फायर सिंबल है। फिनिक्स एक ऐसी जो है मिथिकल बर्ड होती है जो जल के राख हो जाती है और फिर राख से दोबारा वो बर्थ लेती है, रीबर्थ लेती है। तो उन्होंने जो है इमिडिएटली इमेज को शिफ्ट करके फिनिक्स की तरफ वो लेकर आए हैं। और फिनिक्स यहाँ पे जो है इनका मतलब ये है कि हमारे प्यार का जो फ्लेम है, पैशन का जो फ्लेम है, वो हमको कंज्यूम तो कर लेगा, पर उससे हमारा रीबर्थ होगा, हमारे प्यार का रीबर्थ होगा। अब यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनका दोनों का रीबर्थ होगा, वो हायर प्लेन पे चले जाएंगे, या फिर उनके पास आने से, उनके पैशनेट होने से उनका जो है रीबर्थ होगा, एज ए बेबी का रीबर्थ होगा। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए थोड़ी सी एम्बिग्यूटी छोड़ी है। फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाई अस, मतलब ये जो फिनिक्स का एक रिडल होता है जहाँ पर कहा जाता है कि ये बर्ड राख में कन्वर्ट होकर के दोबारा जन्म लेती है, वो हमारे ऊपर फिट बैठती है, ये पोएट का कहना है। क्योंकि हम कंज्यूम हो जाएंगे बट एक नई चीज़ को जन्म देंगे, रिसरेक्शन होगा। और ये जो रिसरेक्शन होगा ये इस तरह से होगा कि दो इंडिविजुअल्स एज अ सिंगल ह्यूमन बीइंग के रूप में उभर के आएंगे। तो ये दो अलग इंडिविजुअल्स हैं ना, पोएट और उसकी लवर, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। लव में क्या होता है, लोग पास आते हैं और मिलन हो जाता है। तो ये जो मिलन वाली बात यहाँ पे कही गई है कि हम दोनों एक दूसरे को कंज्यूम ज़रूर कर लेंगे, बट साथ साथ कंज्यूम करने के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो दूसरे स्टेज पे जाएगा, हम दोनों का मिलन भी होगा आगे जाके। अब ये जो यूनियन इन्होंने बताया है, इसमें ये कहा है कि यूनियन जो है अनसेक्स्ड होगा, उसमें दोनों सेक्सेस इनकॉर्पोरेट होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो है प्लेटो का, जैसे क्राइस्ट के बारे में कहा गया था, जीसस क्राइस्ट को जब उनको जो है सूली पे लटका दिया गया था, उसके बाद जो है वो उनका रीबर्थ हुआ था, और रीबर्थ के बाद वो ना तो मेल रहे थे ना फीमेल रहे थे, ऐसा गैलेटियंस 3:28 में कहा गया है। तो ये इन्होंने यहाँ से क्रिश्चियन इमेजरी ली है। क्रिश्चियन जो इनकी जो भी क्रिश्चियन मान्यता है उसके साथ एसोसिएशन किया है इसका फिनिक्स रिडल का। अगेन इनका ये वाला वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, यहाँ पे इन्होंने क्राइस्ट वाली एनालॉगी को लिया है। तो इनका कहना है कि हम मरेंगे बट मरने के साथ हम रीबर्थ लेंगे, और हम इस तरह से ये प्रूव कर देंगे कि हमारा प्यार तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा, प्यार काफ़ी जो है तुम लोगों की समझ, हमारा प्यार तुम्हारी नॉर्मल लोगों की समझ से परे है, ये इनका कहने का मतलब है। उसके अलावा आप प्लेटो के सिंपोजियम की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये कहा गया था कि अगर दोनों, मतलब आदमी जो बिगनिंग में क्या था कि कंबाइंड था, अर्धनारीश्वर, हाफ मेल हाफ फीमेल, फिर उसको स्प्लिट कर दिया गया था दो हाफ में, तो एक मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब ये क्या होता है कि मेल और फीमेल अपने पार्ट्स को ढूंढते हैं और यूनाइट होने की कोशिश करते हैं इन लव। तो यहाँ पे इन्होंने इन 3-4 चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके ये लाइंस लिखी हैं फिनिक्स रिडल वाली, न्यूट्रल थिंग वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि इनकी जो लवर है उसके साथ जब इनका यूनियन हो जाएगा तो वो यूनियन एक फिनिक्स की तरह होगा, जहाँ पे ये एक दूसरे को कंज्यूम करके कुछ नया क्रिएट करेंगे। ये जो नया होगा ये न्यूट्रल चीज़ होगी जिसमें दोनों लोग स्नेहित होंगे। जब इनके मरने के साथ साथ जब इनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो है इनका यूनाइटेड एक सेल्फ उभर के सामने आएगा, प्यार का एक सेल्फ उभर के सामने आएगा,
और वो जो प्यार का सेल्फ होता है, जो यूनाइटेड आइडेंटिटी होती है, वो नॉर्मल लोगों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये मिस्टीरियस है, ये सिर्फ लवर्स समझ सकते हैं। चौथा जो स्टैंजा है वो ओपन होता है और उसमें कहते हैं कि वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लिव बाई लव, कि अगर हम नहीं, मतलब मान लीजिए हम ज़्यादा नहीं जी पाए प्यार में, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है मर जाएंगे। और अगर जो है हमें हम हमारे लिए अगर हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हमारे प्यार की निशानी के रूप में कोई टूम बनाया जाए, तो हमारे लिए हो सकता है पोएम्स लिखी जाएंगी। कम से कम इतना तो हमारा अच्छा लव है कि हमारे लिए पोएम्स लिखी जाएंगी। और अगर पोएम्स में भी हमारा जो है कोई प्लेस नहीं हुई, तो सोनेट्स हमारे लिए लिखे जाएंगे। पोएम्स बड़ी बड़ी होती हैं, सोनेट्स 14 लाइन की होती हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारा प्यार इतना डिफरेंट है कि कुछ ना कुछ हमारे जो है हमारे लिए बनाया जाएगा, कुछ ना कहीं लोग हमें रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद उनका कहना है, यहाँ पे एक बात की गई है कि इनका जो प्यार है वो काफ़ी वो उस लेवल का है कि इनके लिए गाने बनाए जाएंगे, सोनेट्स बनाई जाएंगी, जिससे कि लोग इनके रोमांस को याद कर सकें। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा है कि इनका जो लव है सेल्फ कंटेन्ड और परफेक्ट है। ठीक है। इन्होंने ये वेल रॉट अर्न की जो बात की है, मतलब एक जो वेल रॉट अर्न का मतलब होता है पॉटर जो एक पॉटरी बनाता है जिसमें कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होता, वो वाली बात यहाँ पे की गई है। वेल रॉट अर्न का जो एक फ्रेज़ है ये फेमस हो गया था जब जॉन कीट ने ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न जो है लिखा था, और क्रिटिक क्लिंट ब्रुक्स ने एक बुक लिखी थी जहाँ पर हर पोएम को ब्यूटीफुली क्राफ्टेड अर्न की तरह ट्रीट किया था, मतलब कि एक वो फुल है अपने आप में। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि हमारे लिए हमारा प्यार अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए हमारे लिए या तो कोई सोनेट बनाया जाएगा, या तो कोई पोएम बनाई जाएगी, या तो कोई टूम बनाया जाएगा, या तो कोई हम जो है लेजेंडरी हो जाएंगे, हमारा प्यार लेजेंडरी है। दूसरी चीज़ इन्होंने कही है, द ग्रेट एशेस एज हाफ एकर टूम्स। तो इनका ये कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए जो अर्न में यूजुअली क्या होता है कि एशेस रखी जाती हैं, तो या तो अर्न की तरह इन्होंने एक चीज़ तो कही है कि इनका प्यार अर्न की तरह है, उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है अगर वो सेल्फ कंटेन नहीं भी हुआ, अगर एशेस को आप फैला देते हो तो क्या होता है कि वो बहुत बड़ा स्पेस कवर कर लेती है। तो इनका प्यार उसी तरह से है, आप कितना भी कंटेन करने की कोशिश कर लो, इनका जो लेजेंड है वो फैल जाएगा और बहुत सारा एरिया कवर कर लेगा, और हमारे इस प्यार की हिम से सब लोग हमें कैनोनाइज कर देंगे हमारे प्यार के लिए। तो इनका कहने का मतलब इस वाले पैराग्राफ में ये है। फाइनल जो स्टांजा है वो पोएट का फ्यूचर विंडिकेशन बताता है क्रिटिक के ऊपर, कि फ्यूचर में, आज तो मेरे को कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लो, फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं वो हमें इन्वोक करेंगी, हमें रेवर करेंगी हमारे प्यार के लिए। पोएट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी दुनिया, आने वाला फ्यूचर इनको इन्वोक करेगा और इनकी बिलव्ड को इन्वोक करेगा। जैसे कि कैथोलिक जो क्रिश्चियंस होते हैं वो सेंट्स को इन्वोक करते हैं अपनी प्रेयर्स में, वैसे ही फ्यूचर में आने वाले जो लवर्स हैं इनको इन्वोक करेंगे अपने प्यार में। जैसे हम रोमियो और जूलियट का उदाहरण देते हैं ना, वैसे ही इनका कहना था कि मुझे भी लोग अपने आगे फ्यूचर में जब प्यार करेंगे तो हमारे प्यार का उदाहरण देंगे, हमें इन्वोक करेंगे। उनका जो फ्यूचर का विजन था वहाँ पे उनका कहना था कि उनका लेजेंड इतना ग्रो हो जाएगा कि वो सेंटहुड तक रीच कर जाएगा, वो रोल मॉडल की तरह बनेंगे वर्ल्ड के लिए। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट उनको जो है उनके पैटर्न ऑफ लव को फॉलो करने की कोशिश करेंगी। लवर के पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया एक दूसरे की आइज़ में होती हैं और इसी से प्यार का पैटर्न बनता है जिसे वर्ल्ड फॉलो कर सकता है। तो ये आपकी पोएम थी कैनोनाइजेशन। आगे हम सारी और भी पोएम्स हैं उनको करके उसके बाद जॉन डन के सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखेंगे। तो कुछ आज मैं सोच रही थी आपको क्वेश्चन दे दूं, बट मैं क्वेश्चन नेक्स्ट पोएम जो डेथ बी नॉट प्राउड होगी उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।